7:43 पर फाता मिसाइल अपने मोबाइल लॉन्चर से दागी जाती है और यूएसएस थॉमस हडनर का एसपीवाई 1D रडार ठीक 4 सेकंड बाद उसे पकड़ लेता है। 4 सेकंड इसलिए नहीं कि यह बहुत तेज है, बल्कि इसलिए कि रडार जो दिखा रहा है वह कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में बैठे किसी भी ऑपरेटर ने ट्रेनिंग सिमुलेशन के बाहर कभी लाइव डिस्प्ले पर नहीं देखा था। कॉन्टैक्ट मैक 5 की रफ्तार से गुजर रहा है और अभी भी ऊपर चढ़ रहा है। यह सामान्य बैलिस्टिक आर्क नहीं है, यह मैन्यूवर कर रहा है, रियल टाइम में अपनी दिशा बदल रहा है, ऐसे सूक्ष्म सुधार कर रहा है जिन्हें रोकने के लिए थॉमस हडनर के मैगजीन में मौजूद कोई भी इंटरसेप्टर नहीं बनाया गया था। टैक्टिकल एक्शन ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर जेम्स ओकाफोर उस ट्रैक को ठीक 1 सेकंड देखते हैं और समझ जाते हैं कि मामला क्या है। ईरान ने फाता दाग दिया है। उनके पास लगभग 4 मिनट 30 सेकंड है यह सोचने के लिए कि उस चीज को कैसे रोका जाए जिसे खास तौर पर न रोके जाने के लिए बनाया गया है। फाता ईरान की पहली असली हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह अपने टर्मिनल फेज में मैक 13 की रफ्तार से चलती है, यानी आवाज की गति से 13 गुना, लगभग 4400 मीटर प्रति सेकंड। इस गति पर इंटरसेप्शन की फिजिक्स बेरहमी से कठिन हो जाती है। SM-6 इंटरसेप्टर को ठीक उसी जगह होना चाहिए जहां टारगेट विस्फोट के उस सटीक क्षण में होगा। सबसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ यह एक हल किया हुआ मसला है। एजिस फायर कंट्रोल कंप्यूटर इसमें कमाल का माहिर है, लेकिन फाता कोई अनुमानित रास्ते पर नहीं उड़ रही। इसमें एक मैन्यूवरिंग री एंट्री व्हीकल है, एक ऐसा वॉरहेड जो टर्मिनल डिसेंट के दौरान दिशा बदल सकता है। जिस क्षण इंटरसेप्ट सॉल्यूशन बनता है वह उसी पल पुराना हो जाता है। जब तक SM-6 उस जगह पहुंचता है जहां फाता होनी चाहिए थी, फाता कहीं और होती है। यह ऐसे है जैसे किसी ऐसी गोली को पकड़ने की कोशिश करो जो खुद रास्ता बदल सके। 7:44 पर लेफ्टिनेंट कमांडर ओकाफोर वेपन्स फरी का आदेश देते हैं और एजिस सिस्टम इंटरसेप्ट सॉल्यूशन बनाना शुरू करता है। 2 SM-6 मिसाइलें फॉरवर्ड वर्टिकल लॉन्च सेल्स से 7:44 पर दागी जाती हैं। 7:45 पर पहला SM-6 अपने इंटरसेप्ट पॉइंट पर पहुंचता है। फाता वहां नहीं है। उसने 1.8 डिग्री का करेक्शन किया है। आम हालात में यह बदलाव नगण्य लग सकता है, लेकिन मैक 13 की रफ्तार पर 1.8 डिग्री का करेक्शन फायर कंट्रोल सॉल्यूशन और इंटरसेप्ट अटेम्प्ट के बीच 3 सेकंड में 340 मीटर के लेटरल डिस्प्लेसमेंट में बदल जाता है। SM-6 खाली हवा में फट जाता है। दूसरा SM-6 अपडेटेड सॉल्यूशन पर 4 सेकंड बाद दागा जाता है और यही होता है। फाता फिर करेक्ट करती है, इस बार 2.1 डिग्री, और इंटरसेप्टर को कुछ नहीं मिलता। 2 SM-6 मिसाइलें खर्च, कोई असर नहीं। 7:46 पर फालिंक्स CIWS अपने आप सक्रिय हो जाता है जब फाता इनर डिफेंस एनवेलप में दाखिल होती है। फालिंक्स थॉमस हडनर की आखिरी पारंपरिक रक्षा पंक्ति है, एक 20 मिलीमीटर गैटलिंग गन जो 4500 राउंड प्रति मिनट दाग सकती है। लेकिन फाता के खिलाफ यह गणितीय रूप से बेकार है। मैक 13 पर एंगेजमेंट जियोमेट्री सिस्टम को लगभग 0.8 सेकंड का फायरिंग विंडो देती है। उस विंडो में 60 राउंड हवा में जाते हैं। मैनूवरिंग हाइपरसोनिक टारगेट को हिट करने की संभावना सिस्टम के अपने फायर कंट्रोल कंप्यूटर के हिसाब से 3.2% है। फॉलिंग्स फिर भी फायर करता है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। राउंड मिस होते हैं। फाता आगे बढ़ती रहती है। इंपैक्ट तक का समय 41 सेकंड। लेफ्टिनेंट कमांडर ओकाफोर एक तीसरी पीढ़ी के नेवी ऑफिसर हैं। उनके दादा ने गल्फ वॉर में डिस्ट्रॉयर पर काम किया था और उनके पिता ने पैसिफिक में एक फ्रिगेट कमांड किया था। 3 साल पहले नेवल वॉर कॉलेज में अपनी पोस्ट ग्रेजुएट थीसिस में उन्होंने 47 पन्नों का पेपर ठीक इसी परिदृश्य पर लिखा था कि एक मैन्यूवरिंग हाइपरसोनिक री एंट्री व्हीकल पारंपरिक लेयर्ड डिफेंस को कैसे मात देती है और उसका सैद्धांतिक समाधान क्या हो सकता है। अब उनके पास बचे हैं सिर्फ 41 सेकंड। वह इंटरकॉम पर गन कंट्रोल ऑफिसर को बुलाते हैं। सभी आगे फ्लैंक, गन कंट्रोल, मुझे बेयरिंग 031 पर 800 फुट ऊंचाई पर प्रॉक्सिमिटी एयर बर्स्ट चाहिए, कंटिन्यूअस फायर, मैक्सिमम रेट। अभी करो।
यह आदेश किसी भी पारंपरिक तर्क में फिट नहीं होता। थॉमस हडनर की मार्क 45 5 इंच नेवल गन एक सरफेस एंगेजमेंट हथियार है। यह जहाजों और तटीय ठिकानों को निशाना बनाने के लिए है, मिसाइलें गिराने के लिए नहीं। लेकिन ओकाफ और फाता को मार गिराने की कोशिश नहीं कर रहे। वह कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो नेवल वॉरफेयर के इतिहास में पहले कभी ऑपरेशनल स्तर पर नहीं आजमाया गया। वह एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज्ड 5 इंच का राउंड सीधे टारगेट पर लगना जरूरी नहीं। वह तब फटता है जब उसका फ्यूज 15 मीटर के दायरे में कोई ठोस चीज भांप लेता है, और जब वह फटता है तो हर दिशा में 1500 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा गति के हजारों हाई वेलोसिटी स्टील फ्रैगमेंट बाहर फैलते हैं। एक विस्फोट लगभग 30 मीटर व्यास का एक फ्रैगमेंटेशन स्फीयर बनाता है जो एक पल के लिए मौजूद रहता है। एक विस्फोट काफी नहीं, लेकिन मार्क 5 10 मिनट में 20 राउंड दाग सकता है। और अगर उन राउंड्स को सही तरह टाइम और फ्यूज किया जाए, हर एक उस ऊंचाई और बेयरिंग पर फटे जहां से फता को गुजरना ही है, तो वे एक अकेला फ्रैगमेंटेशन स्फीयर नहीं बनाते, वे एक गलियारा बनाते हैं, ओवरलैपिंग फ्रैगमेंटेशन इवेंट्स का एक कॉलम जिससे होकर फाता को गुजरना पड़ेगा। थॉमस हडनर की गन कंट्रोल टीम ने मिलाकर 47 साल मार्क 5 पर ट्रेनिंग ली है। चीफ गनर्स मेट पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास मार्कस वेब 11 सेकंड में फ्यूजिंग पैरामीटर सेट करते हैं और गन 7:46 पर फायर शुरू करती है। 20 राउंड प्रति मिनट, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज्ड, बेयरिंग 031, ऊंचाई 800 फुट, 10 सेकंड की लगातार फायरिंग, 200 राउंड हवा में, टाइम्ड और फ्यूज्ड, 40 मीटर चौड़ा और 200 मीटर लंबा एक गलियारा भर देते हैं, सीधे उस मिसाइल के रास्ते में जो 4400 मीटर प्रति सेकंड की गति से आ रही है। फाता 7:46 पर उस गलियारे में दाखिल होती है। मैक 13 पर वह 200 मीटर लगभग 0.045 सेकंड में तय करती है। उन 0.045 सेकंड में वह 17 ओवरलैपिंग फ्रैगमेंटेशन इवेंट्स से गुजरती है। पहले 6 विस्फोटों के फ्रैगमेंट एयरफ्रेम को पूरी तरह चूक जाते हैं। 7वां विस्फोट मिसाइल के बाएं गाइडेंस फिन असेंबली के लेथल रेडियस में 8 फ्रैगमेंट का एक क्लस्टर रखता है। 4 फ्रैगमेंट 800 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा की गति से फिन हाउसिंग में घुस जाते हैं। फिन नष्ट नहीं होती, बस क्षतिग्रस्त होती है। उसकी 4 कंट्रोल सरफेस में से 2 बर्बाद हो जाती है और तीसरी को कंट्रोल करने वाला एक्चुएटर कट जाता है। फता का गाइडेंस सिस्टम तुरंत असमान कंट्रोल रिस्पॉन्स भांप लेता है और बचे हुए कंट्रोल सरफेस से करेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन मैक 13 पर बाकी सरफेस नष्ट हुई, असेंबली से पैदा हुए। एरोडायनामिक असंतुलन को ठीक करने लायक बल नहीं दे सकते। मिसाइल पहले धीरे फिर तेजी से याव करने लगती है। याव एक स्पिन में बदल जाता है जब एरोडायनामिक फोर्सेस गाइडेंस सिस्टम की क्षमता पर हावी हो जाते हैं। 7:46 पर फाता अरब सागर की सतह पर 67 डिग्री के कोण पर गिरती है, थॉमस हडनर के पोर्ट बो से 194 मीटर की दूरी पर। वॉरहेड पानी से टकराते ही फट जाता है। विस्फोट 60 मीटर ऊंचा पानी का एक स्तंभ उछालता है और प्रेशर वेव थॉमस हडनर को इतनी जोर से हिलाती है कि कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर के बाहर पैसेजवे में 2 क्रू मेंबर पांव से उखड़ जाते हैं। पोर्ट ब्रिज विंग की हर खिड़की ओवर प्रेशर से चकनाचूर हो जाती है। पोर्ट साइड के एक स्टोरेज कंपार्टमेंट में आग लग जाती है जब वॉरहेड विस्फोट के बाद एक फ्रैगमेंट 194 मीटर हवा में तय करके वाटर लाइन के ऊपर हल में घुस जाता है। आग 4 मिनट 17 सेकंड में बुझा दी जाती है। कोई क्रू मेंबर नहीं मारा जाता। 3 को टूटे शीशे की चोटों से इलाज मिलता है। लेफ्टिनेंट कमांडर ओकाफोर जश्न नहीं मनाते। वह कैप्टन को सर्किट पर लेते हैं और 11 शब्दों में रिपोर्ट करते हैं। थ्रेट डिफीटेड, पोर्ट साइड फायर अंडर कंट्रोल, 3 कैजुअल्टीज, नॉन क्रिटिकल। फिर वह अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर की तरफ मुड़ते हैं और वह एक सवाल पूछते हैं जो अब सबसे जरूरी है। यह कहां से आया? फाता का लॉन्च सिग्नेचर थॉमस हडनर के पैसिव सेंसर ने उसी पल कैप्चर कर लिया था जब मिसाइल लॉन्चर छोड़ी थी। मोबाइल लॉन्चर ईरानी मेनलैंड पर फॉरस की खाड़ी को नजरअंदाज करते एक तटीय प्रोमेंट्री पर खड़ा था। IRGC क्रू ने मिसाइल दागते ही हिलना शुरू कर दिया था।
उनके पास एक प्लान्ड रिलोकेशन रूट था और 6 किलोमीटर दूर एक सेकेंडरी पोजीशन थी। थॉमस हडनर के रिस्पॉन्स सॉल्यूशन बनाने से पहले उनके पास 47 सेकंड की हेड स्टार्ट थी। 47 सेकंड काफी नहीं है। थॉमस हडनर का फायर कंट्रोल सिस्टम 7:43 से लॉन्च पॉइंट ट्रैक कर रहा था। 7:47 तक जब लॉन्चर एक तटीय सड़क पर अपनी सेकेंडरी पोजीशन की ओर जा रहा था, टारगेटिंग सॉल्यूशन तैयार था। 2 BGM 109 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें 7:49 पर थॉमस हडनर के वर्टिकल लॉन्च सेल्स से दागी गईं। टारगेट तक फ्लाइट टाइम 11 मिनट 30 सेकंड। मोबाइल लॉन्चर को सेकेंडरी पोजीशन तक 8 मिनट चाहिए थे। वह 7:54 पर अपने रिलोकेशन रूट के आधे रास्ते पर था जब पहला टोमाहॉक पहुंचा। दूसरा 14 सेकंड बाद टकराया। IRGC का वह 7 सदस्यीय दल जिसने ईरान की सबसे उन्नत मिसाइल एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर दागी थी और उसे समुद्र में गिरते देखा था, उनके पास बचने के लिए 47 सेकंड थे। उन्हें 8 मिनट चाहिए थे। गणित उनके पक्ष में नहीं था। 8:01 पर थॉमस हडनर के कैप्टन ने बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को एंगेजमेंट रिपोर्ट भेजी। इस जहाज पर एक फाता हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई। थ्रेट को मार्क 45 प्रॉक्सिमिटी फायर कॉरिडोर से डिफीट किया गया। मामूली नुकसान, 3 नॉन क्रिटिकल कैजुअल्टीज। लॉन्च पोजीशन पर कार्रवाई की गई। 2 टोमाहॉक टारगेट पर, लॉन्चर नष्ट। यह जहाज पूरी तरह ऑपरेशनल है और मिशन जारी रखने के लिए तैयार है। ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल दागी थी, वह हथियार जिसे ना रोका जा सके, जिसे खास तौर पर अमेरिकी नेवल डिफेंस की हर परत को मात देने के लिए बनाया गया था, जिसे ईरान उस पल के लिए बचा कर रखे था जब कुछ भी काम न करे। वह अरब सागर में अपने टारगेट से 194 मीटर दूर जा गिरी, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट कमांडर ने 3 साल पहले नेवल वॉर कॉलेज में ठीक इसी परिदृश्य पर एक पेपर लिखा था। उन्हें याद था उन्होंने क्या लिखा था और उनके पास उस पर अमल करने के लिए 11 सेकंड थे। और जिस IRGC क्रू ने वह मिसाइल दागी थी, उनके पास बचने के लिए 47 सेकंड थे। अमेरिका का जवाब पानी का स्तंभ गिरने से पहले ही हवा में था।